BSC9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AI पर बड़ी बातें करते हैं लेकिन वास्तविकता में उससे घबराते हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 6 हफ्तों में कांग्रेस के AI से बने 9 वीडियो केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों के दबाव से हटवाए गए, जिनके मुताबिक सभी वीडियो कानूनी दायरे में बनाए गए थे और पूरे समय AI जनरेटेड प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सच के नाट्य रूपांतरण से भी डरती है। हालांकि सरकार या भाजपा की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले कुछ दिनों से आज सवेरे से इस देश में अत्यंत उत्साह का माहौल चल रहा है। AI की बड़ी धूम मची हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी चर्चा है। यह अलग बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देश की साख को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बखूबी किया है। अमेरिका के साथ बिना शर्त अपना डेटा साझा करना हो या फिर जिस तरह से ये जो AI समिट हो रही है इसमें कुव्यवस्था हो या झूठ फरेब जो पकड़ा गया हो जिससे देश की साख धूमिल हुई हो, वो सब शामिल है। लेकिन बात की शुरुआत तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही करूंगी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी AI पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अलग बात है वो AI को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सब कुछ बताते हैं। वो AI पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थर थर कांपते हैं। आपके सामने मैं कुछ तथ्य रख देती हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछले 6 हफ्तों में, और मैं कुछ बातें यहां पर सोशल मीडिया की प्रमुख होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपके समक्ष रख रही हूं। पिछले 6 हफ्तों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के AI से बने 9 वीडियो डिलीट करने का काम इस देश के कायर प्रधानमंत्री ने, उनकी केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने किया है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये सारे वीडियो कानून के तहत, इन वीडियोस पर, इसकी पूरी ड्यूरेशन पर AI जनरेटेड डिस्प्ले था। मतलब यह स्पष्ट करता है कि इसमें किसी को भ्रमित करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही थी। सबको पता था कि AI जनरेटेड है, मोदी जी की शूटिंग नहीं करी हमने, वो काम वो करते हैं। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार सच से इतना डरती है कि सच के। खबर इंदौर से है, जहां दूषित पानी से हुई मौतों के मामले पर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा कि उत्तर देने की तारीख तक 20 मौतें दर्ज हुई थी, जबकि बहस के दौरान 22 मौतों की पुष्टि की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वास्तविक आंकड़ा 35 तक पहुंच चुका है और सरकार सही जानकारी छिपा रही है। विपक्ष ने उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सरकार ने मामले की जांच जारी होने और हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग के नेतृत्व में पार्टी के सभी विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार पर झूठे और खोखले वादों का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्रदेश की जनता की आवाज है। उनके अनुसार यह लड़ाई जनता के अधिकार, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी है। विपक्षी विधायकों ने कहा कि वे विधानसभा के भीतर और बाहर जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहेंगे। सरकार के बजट की थाली में क्या है? खाली पुलाव, खाली पुलाव। सरकार के बजट की थाली में क्या है? खाली पुलाव, खाली पुलाव। किसानों को बिजली दे न सकी जो कमी है, किसानों को बिजली दे न सकी जो सरकार निकम्मी। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां अतुल प्रधान सरधना विधायक ने सदन में कहा कि शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट आज क्षेत्र का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र बन चुका है। बड़े क्षेत्रफल में फैला यह बाजार न केवल व्यापारियों बल्कि उनसे जुड़े हजारों लोगों की आर्थिक गतिविधियों का आधार है। अनेक परिवारों की आजीविका इसी बाजार पर निर्भर है।
बजट सत्र के दौरान प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों को राहत देने के लिए ठोस कानून बनाया जाए। उनका कहना है कि स्पष्ट नीति और कानून संरक्षण से व्यापारियों को स्थिरता मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मेरे कई एक और विषय है गंभीर, मेरे इसमें इंगित है मन इसी विषय पर बोलिए जो नोटिस सेंट्रल मार्केट का मानव इसमें इंगित है। मेरठ की सेंट्रल मार्केट का विषय है मानव, बताइए। मैंने आपको भी उसके बारे में जानकारी दी थी मान्यवर। यह बहुत गंभीर विषय है मान्यवर। 666/1 एक कंपाउंड था हमारा मेरठ, और मेरठ में खासतौर से मान्यवर शास्त्री नगर, मेरा घर भी उसके पास ही, और भी कई जनप्रतिनिधि वहां पर रहते हैं। उस मेरठ के शास्त्री नगर के आसपास 1987 में भयंकर दंगा हुआ था मान्यवर, जिसमें जान और माल की हानि हुई थी। भयंकर तरीके से लोगों का वहां से पलायन हुआ था। उसके बाद में जो वहां पर रेजिडेंशियल इलाका है उसमें छोटी छोटी मान्यवर दुकानें करते हुए कई व्यापारी अभी आने वाले समय पर, क्योंकि 35-38 साल बीत गए, वहां पर रेजिडेंशियल जगहों पर, जैसे पूरे प्रदेश में जगह जगह पर है मान्यवर, तो अपनी छोटी छोटी दुकानें बना ली। इसी तरीके से मान्यवर एक कंपाउंड था 660/6 में एक कंपाउंड था जिसमें कुछ अपने वहीं के छोटे लोकल लोगों की व्यापारिक छोटे प्रतिष्ठान थे मान्यवर। उसमें 2014 में उसको गिराने के लिए बात कही गई। आवास विकास के लोगों की मौन स्वीकृति से, सारे अधिकारियों की मौन स्वीकृति से वो सारी दुकानें उनके सामने बनी है। लेकिन मान्यवर उसको फिर सुप्रीम कोर्ट पे लेके चला गया और उसको धराशायी कर दिया, बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। हमने रोते बिलखते वहां पे लोगों को देखा मान्यवर। आपके पास भी वो जरूर तस्वीरें जरूर पहुंची होंगी किस तरीके से मेरठ के और सेंट्रल मार्केट के व्यापारी परेशानी और दिक्कत में थे, और बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रयास किया। मैं ये नहीं कहूंगा किसने प्रयास किया नहीं किया, लेकिन उसके बाद मान्यवर अब इससे बड़ा संकट वहां पर खड़ा हो गया। वहां पर एक कमेटी बनी मान्यवर, जब ये टूटा। खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां एक प्रेम कहानी हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गई। 13 फरवरी को हिमांशी सेंगर नाम की 20 वर्षीय युवती के लापता होने की सूचना सामने आई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह खुद को सुरक्षित बताते हुए कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से राहुल यादव से शादी की है। वीडियो में हिमांशी ने दावा किया कि उसकी सास गर्भवती है और पुलिस उसके ससुराल पक्ष को झूठे मामलों में फंसाकर परेशान कर रही है। उसने यह भी कहा कि यदि उसे कुछ होता है या वह आत्महत्या करती है तो उसके लिए परिवार, पुलिस और रिश्तेदार जिम्मेदार होंगे। मामले के वायरल होते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और युवती की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। वहीं दोनों परिवारों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मैं हिमांशी हूँ, ये राहुल यादव है मेरे पति। मैं 20 साल की हूँ, बालिग हूँ और मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ललितपुर पुलिस प्रशासन मेरे ससुराल वालों को झूठे मुकदमे की धमकी दे रही है और मेरी सास प्रेग्नेंट है, जो कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके और राहुल के दोस्तों को भी परेशान किया जा रहा है। इसके चलते मैं आत्महत्या कर लूंगी, जिसके जिम्मेदार मेरे नायके वाले और पुलिस प्रशासन होगा और रिश्तेदार भी। मैं हिमांशी हूँ, ये राहुल यादव है मेरे पति। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए भाजपा पर निशाना साधा। इस टिप्पणी को लेकर सदन में हल्की नोक-झोंक भी देखने को मिली। आप भी सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। भाई वो पनीर भी ले आ, तो बीजेपी के एमएलए बोले मैं नहीं खाऊंगा। होटल में खाना खा रहे थे हम लोग, बीजेपी एमएलए भी मेरे साथ थे, तो वो खाने में वो मंगा लिया किसी लड़के ने, कह ले भाई वो पनीर भी ले आ, तो बीजेपी के एमएलए बोले मैं नहीं खाऊंगा इसको। क्यों भाई? बोले सब नकली बिकता है। तो मैंने कहा सरकार तुम्हारी है,
नकली बिकता, ये तो रोको। कहने का अगर हमारी थाने पे कौन लेगा? तो आप लेकर सरकार में बैठे आदमियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं अगर दूध रोक दिया तो 150 रुपए को बिकेगा असली, नकली नहीं बिकेगा। तो होटल में खाना खा रहे थे हम लोग, बीजेपी एमएलए भी मेरे साथ थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने यूपी विधानसभा के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया। यह विरोध प्रदर्शन विधानसभा घेराव के क्रम में हुआ, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने विपक्षी आवाज को दबाने के लिए अनावश्यक बल का प्रयोग किया। वहीं सत्याग्रह के दौरान नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने सरकार से मांग की कि लाठीचार्ज की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और शांतिपूर्ण धरना देते हुए विरोध जताया। वहीं कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना था कि पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग ने लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाई है और आम जनता में भय पैदा किया है। पार्टी का संदेश था कि सशक्त और शांतिपूर्ण विरोध ही लोकतंत्र का आधार है। इस अवसर पर कई स्थानीय विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपने वक्तव्यों में नागरिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में निःशुल्क वितरित की जाने वाली किताबें कबाड़ी की दुकान पर ट्रक में लदी मिली। यह किताबें 2026-27 के शिक्षा सत्र की है। मामला उजागर होते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया और जांच के आदेश दिए गए। स्थानीय जनता और अभिभावक इस घटना को शिक्षा व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति के रूप में देख रहे हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि पूरा सिस्टम जिम्मेदारी के अभाव और अनियमितताओं के कारण गिर चुका है। सोशल मीडिया पर किताबों की तस्वीरें वायरल होने के बाद विपक्ष और नागरिक दोनों ही प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों का भविष्य खतरे में है और ऐसे मामलों में शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रभावित होता है। जनता पूछ रही है कि आखिर इस घोटाले के पीछे किसका हाथ है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना ने शिक्षा और सरकारी निगरानी में बड़ी कमियों को उजागर किया है। खबर इंदौर से है, जहां बच्चा चोरी के शक में एक महिला के साथ मारपीट की गई। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमआईजी थाना प्रभारी चंद्रभाल सिंह ने कहा कि महिला पैदल अपने ऑफिस जा रही थी। इसी दौरान दो महिलाएं कलाबाई और उनकी भतीजी खुशी ने उनका रास्ता रोका और उनसे पूछा कि आप कहां जा रही हैं। उन्होंने महिला पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए 2-3 युवकों को बुलाया और उनके साथ मारपीट की। रहती है और वो रिसर्चर का काम करती है। वो अपने पैदल जा रही थी देवनगर से होते हुए अपने ऑफिस। तो उसी दौरान दो महिलाएं आई, कलाबाई और उसकी भतीजी खुशी, और बोले कि तुम कहाँ जा रही हो, इस रास्ते से कहाँ जा रही हो। उसने बताया मैं नेहरू नगर में रहती हूँ। बोले तो बच्चा पकड़ने के लिए आई हो, ऐसा करके उस पर आरोप लगा कि उसके साथ गाली गलौज करने लगे और फिर 2-3 लड़के भी उनके साथ में थे स्कूटर पे। तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। तो इसी आधार पे उसकी रिपोर्ट पे से हम लोगों ने एफआईआर की है और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो सभी को ये मैसेज है कि इस प्रकार की कोई घटनाएं कहीं हो नहीं रही है, लेकिन अफवाहों पे आप लोग ध्यान। युवती जो है सर बैंक में काम करती है या बैंक के लिए काम करती है? बैंक के लिए आउटसोर्सिंग करती है, रिसर्चर का। और कहाँ की घटना है और क्या? ये देवनगर की घटना। देवनगर से पैदल जा रही थी, नेहरू नगर के पास में देवनगर है। किसी बच्चे से बात कर रही थी, इस दौरान इसको पकड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो शंका के आधार पर किसी ने बोला कि महिला कोई बाहर की दिख रही, संदिग्ध दिख रही,
इस आधार पे उसके साथ झूमा झटकी की इन्होंने और गाली मारपीट गलौज की किया। धाराओं में FIR हाँ, मारपीट की धाराओं में FIR हुई और इन पर सख्त वैधानिक सर कार्रवाई। की अफवाहें काफी चल रही सर, क्या पुलिस ने एक्शन नहीं, हम लोग जो मोहल्ला समिति की मीटिंगें भी ले रहे हैं, मीटिंगों में भी हम लोग सब जगह बता रहे हैं कि अफवाहों पे ध्यान न दें। इस प्रकार की कोई घटना अभी तक एक्चुअल में हुई नहीं है, लेकिन अफवाहें चल रही है तो उस पर किसी को भी आप बिना तस्दीक किए किसी के साथ कोई। खबर रामपुर से है, जहां जिला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। मीडिया स्वागत कक्ष का उद्घाटन जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने फीता काटकर किया। यह कक्ष जनपद के मीडिया प्रतिनिधियों को प्रशासनिक समाचारों और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए सुव्यवस्थित बैठक की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित पत्रकार बंधुओं से संवाद करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया के माध्यम से प्रशासन को जमीनी स्तर की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे जन समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की ओर से संचालित विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम और जन कल्याणकारी गतिविधियां मीडिया के माध्यम से ही व्यापक रूप से जनमानस तक पहुंचती हैं। जिलाधिकारी ने प्रशासन और मीडिया के मध्य समन्वय और संवाद को आवश्यक बताते हुए कहा कि दोनों के बीच सकारात्मक और सतत संबंध लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान संबंधित अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। चौथा स्तंभ कहा जाता है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका व्यवहारिक पक्ष भी है। लगातार मीडिया के माध्यम से प्रशासन को अगर कहीं कोई कमी है उसके बारे में पता चलता है। कोई अच्छा कार्य होता है तो वो भी मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए मीडिया और प्रशासन का एक सतत जो है संबंध है, जिसके माध्यम से हम अपने प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में लगातार सुधार कर पाते हैं और कभी कोई अच्छा कार्य होता है तो आपके माध्यम से जनमानस के बीच वो पहुँचता है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो हमारे मीडिया मित्र आते हैं उनके लिए एक बैठने की समुचित व्यवस्था हो। उसी क्रम में मीडिया स्वागत कक्ष का इसको आवंटित किया गया है और व्यवस्थित किया गया है, ताकि हमारे जो मीडिया के मित्र, जो मीडिया के कर्मचारी हैं, आते हैं जिला प्रशासन से संबंधित खबरें कवर करने के लिए किसी। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल जोन के सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। जहां कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सेंट्रल जोन के सर्विलांस ने टीम को बड़ी सफलता मिली है। वहीं कानपुर पुलिस का ये सराहनीय कार्य देखकर आम जनता उनकी प्रशंसा कर रही है। वहीं CEIR पोर्टल की मदद से आम जनता के जो भी खोए हुए मोबाइल थे उनकी शिकायत मिली और उनको बरामद किया गया है। पुलिस ने 151 मोबाइल फोन बरामद किए। जहां अब तक की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कानपुर से, जहां पुलिस ने गुम हुए 151 मोबाइल फोन बरामद की है। मोबाइल फोन की कीमत लगभग 31 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं DCP सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने मोबाइल स्वामियों को मोबाइल वापस किए हैं। जहां कानपुर से अब तक की बड़ी खबर, जो गुम हुए मोबाइल थे उनकी करीबन 31 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है और DCP सेंट्रल अतुल कुमार ने जो स्वामी थे उनको वापस किए हैं मोबाइल। और DCP सेंट्रल ने सर्विस लॉन्च टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। जहां कानपुर से अब तक की बड़ी खबर, मोबाइल फोन की कीमत लगभग 31 लाख रुपए है और इसी सराहनीय काम को अंजाम देते हुए टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। विगत काफी दिनों से जो मोबाइल लोगों के खोए हुए थे और जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, उस पर हमारी सर्विलांस की टीम लगातार काम कर रही थी। इन्होंने काम करते हुए आज 151 मोबाइल रिकवर किए हैं और जो जिनसे खोए हुए थे उनको आज मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। क्योंकि मोबाइल आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जिसमें लोगों के फोटोग्राफ्स, यादें, साथ में डेटा, कॉन्टेक्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें लोग मोबाइल में रखते हैं और इनके खो जाने से उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सर्विलांस की टीम लगातार प्रयास में लगी हुई है और इन्होंने करते हुए 151। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।